अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है पायास 2020 मैथ्स। इसमें पहले 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उसका लिंक इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसमें है द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हमें बताना है। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो यानी ये इन्वर्स ऑफ 1 + 2 आयोटा है। जब ये इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसमें इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी z का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे तो इन्वर्स का तरीका होगा कि आप z का कॉन्जुगेट करेंगे और z के मॉड का स्क्वायर करेंगे। ये रिजल्ट होगा z इन्वर्स, ये उसका इन्वर्स है। जब इसका इन्वर्स करना है तो इसका भी वही मेथड है कि आप इसका कॉन्जुगेट कर लें। तो कॉन्जुगेट इसका है 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाय इसका मॉडुलस आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, लेकिन मॉडुलस का स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर रूट आप यूज़ नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट वाजे तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि वो -2/5 है। इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं लगाया जाता, लेकिन होता वो आयोटा का कोफिशिएंट ही है। इसलिए यहाँ पे जब 5 को आप सेपरेट करते हैं 1/5 और -2/5 आयोटा बनता है, तो आयोटा के साथ -2/5 है। तो इसका जो रिजल्ट है इसके मुताबिक अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें भी इन्वर्स पूछा गया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि √3 + आयोटा है। तो इन्वर्स का वही मेथड है। आप इसका क्या करेंगे, इन्वर्स का मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल, हमें इसकी वैल्यू बनानी है 1 + √3 + आयोटा। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे किया बिल्कुल वैसे ही इसका कॉन्जुगेट आप लिखें। कॉन्जुगेट इसका लिखेंगे √3 - आयोटा और डिवाइड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। इसका मॉडुलस करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4। स्क्वायर रूट नहीं करना हमने 4 का, क्योंकि मॉडुलस का जो स्क्वायर है पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि मॉडुलस का स्क्वायर होना चाहिए, तो उससे स्क्वायर रूट हम नहीं करते। ये इसका इन्वर्स बनता है, इसको आप सेपरेट कर लेंगे तो इसमें भी जो ऑप्शन आ जाएगी वो अल्फा ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है। द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज। उसके बाद आगे ऑप्शन देखें, रियल नंबर है, इमेजिनरी है, या 1 है, या नेचुरल नंबर है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z, जो मर्जी ले लें, x + आयोटा y लिख देते हैं, और एक हम लिख लेते हैं उसका कॉन्जुगेट। प्रोडक्ट करना है हमने इसका। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, x² - आयोटा² y²। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये हो जाएगा प्लस, आयोटा इसमें रिमूव हो जाएगा और ये जो भी रिजल्ट है ये रियल नंबर है। तो इसका जो रिजल्ट है वो अल्फा ऑप्शन बनती है फिर इसके मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 24। अ नंबर विद रिकरिंग डेसिमल इज। रिकरिंग डेसिमल के साथ जो भी नंबर होता है, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब है कि जैसे ये मैंने लिखा 2.141414, इस तरह के डिजिट्स, यहाँ पे 2.44 आता रहे, चलता रहे, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो महदूद ना हो, इनफाइनाइट डिजिट्स लिखे जाएं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं अगर ये रिमूव ख़त्म ना हो सके, अनलिमिटेड हो, तो फिर इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में अब दो बातें होती हैं, या तो नंबर्स इस तरह के आ जाए जो मैंने लिखे हैं कि दो डिजिट्स एक जैसे रिपीट होना शुरू हो जाएं, या सिंगल डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए, या नंबर्स का एक ब्लॉक रिपीट होता रहे, जैसे 2147 फिर 2147, ये रिपीट होते रहें 2147, ये नंबर्स का एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरह के जो नंबर्स हैं इसे हम कहते हैं रिकरिंग। लेकिन अगर ये इस तरह से आए 2.2134 और इसके बाद जो है वो 1 आ जाए, दोबारा फिर 3 हो जाए या 5 हो जाए, इधर 7 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 और उसके बाद 7 हो जाए, ये मतलब डिजिट्स का कोई एक ब्लॉक रिपीट ना हो रहा हो, तो फिर उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। तो यहाँ रिकरिंग की बात की गई है। रिकरिंग अगर आ जाता है तो
डेफिनेटली वो जो नंबर होगा रैशनल होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग आ जाए यानी 2.14, यहाँ पे पॉइंट के बाद के जो राइट साइड पे डिजिट्स हैं वो सारे डिजिट्स लिमिटेड हों, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये है नॉन रिकरिंग। तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये है टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो हमेशा रैशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस होते हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग है वो मैंने ऑप्शंस बताई, ये सारे रिकरिंग हैं। ये सारे जो रिकरिंग होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो रैशनल होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों, नॉन रिकरिंग भी हों, जैसे ये लास्ट वाला मैंने बताया, उसे हम कहते हैं इररैशनल। तो इररैशनल के लिए सिर्फ एक ही केस है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बनती है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 25। द लॉजिकल फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स लॉ है सेट्स में, और हमने इसे लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉजिकल फॉर्म में जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा निगेशन होता है, यानी निगेशन पी का मतलब होगा कि अगर कोई सेट पी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, चाहे पी के ऊपर सी लगा दें उसे, या पी के ऊपर एक प्राइम लगा दें, ऐसे डैश भी पढ़ा जाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट हो जाता है निगेशन में लॉजिकल फॉर्म के अंदर। इसी तरह जो यूनियन होता है, यूनियन हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह से और में, यूनियन को और में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर आ जाता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं एंड में। यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है, यूनियन है, कॉम्प्लीमेंट है, यही तीन बातें यहाँ मौजूद हैं। तो आप देखें जब ए यूनियन बी करना है तो फिर क्या होना चाहिए, पी और क्यू आएगा। पी और क्यू वाली ऑप्शन कौन कौन सी है, अल्फा है, चार्ली यानी ए है और सी है। तो पी यूनियन क्यू के साथ निगेशन होनी चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। और राइट साइड में क्या आना चाहिए, पी का कॉम्प्लीमेंट, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, दोनों इसमें मौजूद हैं। लेकिन राइट साइड में दरमियान में जो सिंबल आएगा वो इंटरसेक्शन होना चाहिए, यानी कि एंड का सिंबल होना चाहिए। तो एंड सिंबल यहाँ फिर अल्फा ऑप्शन में है, तो इसका भी रिजल्ट होगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26। The number of non-zero rows in echelon form defines singularity of matrix, order of matrix, nullity of matrix, rank of matrix। तो singularity यानी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो यहाँ पे तो ये बात नहीं हो रही, डिटर्मिनेंट की तो बात ही नहीं हो रही। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, उसकी बात भी नहीं हो रही। नल मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसकी सारी एंट्रीज 0 के इक्वल हों, यहाँ ये बात भी नहीं हो रही, यहाँ नॉन जीरो रोज की बात हो रही है। तो फिर रैंक बाकी बच गई ऑप्शन, रैंक ही इसकी डेफिनेशन है। रैंक की डेफिनेशन क्या बनती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म इज कॉल्ड, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी कहा जाता है, हमारी बुक में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लिखा हुआ है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना लें या एचेलॉन फॉर्म बना लें, दोनों सूरतों से रैंक हमें एग्जैक्टली सेम मिलता है। लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो होगा 26 का डेल्टा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ। एडिटिव इनवर्स तो मैट्रिक्स का हमेशा एग्जिस्ट करता है, चाहे मैट्रिक्स जैसा मर्जी हो, जैसे मर्जी ऑर्डर का हो। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो फिर भी, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है फिर भी, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हमने सिर्फ उस मैट्रिक्स के सिंबल्स चेंज करने होते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है 2 4 1 -5, इसका जब इन्वर्स कैलकुलेट करना होगा एडिटिव इन्वर्स, तो ये बनेगा -2 -4 -1 5। तो जैसा मर्जी मैट्रिक्स होगा, हमने सिंबल बदलने हैं उसकी एंट्रीज के, तो एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। इसका मतलब है कि सारी की सारी ऑप्शन इसके लिए ट्रू हैं, तो डी ऑप्शन रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से है, फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 28 है। ये तरतीब जो है क्वेश्चन की वही नहीं है जो पेपर में थी, इसमें से क्योंकि आपको पता है कि 2020 में ऑनलाइन इनका टेस्ट हुआ था और इसमें काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे। ऐसा नहीं था कि एक ही पेपर था और वही क्वेश्चन, इस वजह से कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास थे उसकी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें सेकंड ये वाली आप देख रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
ये है x माइनस 4, उसने सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x माइनस 4 के इक्वल दिया है। तो आपको तो पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो कितना होता है। इस वजह से जो सम ऑफ क्यूब रूट्स हैं, फोर्थ रूट्स हों क्यूब रूट्स हों, सम हमेशा 0 आता है रूट्स का। तो ये आ जाएगा 0, इसे आप रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, यही उसने पूछा हुआ था। तो रिजल्ट है A। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29, z प्लस 1 ओवर z इज इक्वल टू 3। तो z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो आप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स करें, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो इसमें a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस आएगा 2ab। तो z इंटू 1 ओवर z को आप ख़त्म कर दें, इज इक्वल टू कितना है, 3 का स्क्वायर आप करेंगे राइट साइड पे तो 9 आ जाएगा। 9 माइनस 2 जब करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 7 हो जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड है इसका रिज़ल्ट। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 7 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इसका रिज़ल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें पूछा हुआ व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस। इसमें क्या चीज़ ऐड करें कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड कंप्लीट हो जाए। तो 9a स्क्वायर माइनस 12ab है, इसका क्या करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर माइनस 12 को 3a तो हमारे पास है ये लिखा, और यहाँ पे लिखा 2a, बाकी कितना बच गया है, यहाँ पे जो 12 है इसमें से कितना बाकी बच गया, 2 इंटू 3 6a हो चुका है, तो बाकी रह गया है 2b। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 2 इंटू 3 इंटू 2 12ab। तो हमने कंप्लीट किया। अब जो हमारे पास ऑप्शन ब्रैकेट आई है सेकंड वाली 2a और b, वो है 2b, तो इसी का स्क्वायर ऐड होना चाहिए ना। ये स्क्वायर है जो प्लस माइनस करने से कंप्लीटिंग स्क्वायर्स किया जा सकता है। तो इस वजह से इसका स्क्वायर जो है वो क्या बनता है, ऑप्शन में आप देख लें 4b स्क्वायर, ये प्लस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है सी, ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपके सामने है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे ही हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो x कैसे सेपरेट होगा, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन रिमूव करते हैं, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये कितना बनता है -18 लेस देन 1 माइनस, यहाँ से 6 कैंसिल हो गया है, और लेस देन यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो गया है, 1 की जगह पे ये 6 बन गया है। अब इसमें जो 1 है, 1 माइनस 2x है ना, तो आप 1 को माइनस करें हर तरफ ताकि वो माइनस और प्लस का 1 कैंसिल हो सके, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ -2x। तो यहाँ पे भी 6 को -1 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। दोनों तरफ हर तरफ मैंने 1 को माइनस किया है। इसके बाद -2 से डिवाइड करना है। जब -2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा 19/2, और ये सिंबल चेंज होगा क्योंकि माइनस से आप जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन जो है वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रेटर हो तो वो लेस में कन्वर्ट होता है। तो -5/2, तो ये बनता है डिवाइड बाय 2 करें 19 को, तो 9.5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2.5। अगर हम इसे अरेंज कर लें, लेस देन वाली जो साइड है उसे इस तरफ कर लें, तो ये बनता है -2.5, और इसके साथ आएगा लेस देन x और लेस देन 9.5। ये इसका सोल्यूशन बनता है एग्जैक्ट। अब हमने देखना है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमारे पास ऐसा सोल्यूशन जो इसका कोई सबसेट भी हो जाए, जो इसका सबसेट हो, ठीक है, वो देखना, वो इसका सोल्यूशन होगा। जिसका ये सबसेट है, यानी इससे बड़ा सेट इसका सोल्यूशन सेट नहीं हो सकता इस इनइक्वालिटी का जो हमें गिवन है। इस वजह से हमेशा जो हमारा आंसर बनता है इनइक्वालिटी का, उससे अगर कोई छोटा सेट आ जाए, उसका सबसेट आ जाए, तो फिर उसको सोल्यूशन कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि -2.5 से छोटा नंबर है -2, इसलिए -2 अगर हम यूज़ करते हैं, उधर से 9.5 है उसे 8 यूज़ कर लेते हैं, तो ये वाला रिजल्ट जो है ना ये सबसेट बनता है। बाकी सारे इससे बड़े हैं, सबसेट नहीं बनते। तो सबसेट सिर्फ अल्फा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, वही इसका रिजल्ट बन सकती है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब इसमें आप देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन में
32 में कि HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दोनों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके मिड टर्म ब्रेक आप कर सकते हैं, तो ये बनेगा माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। इसको मज़ीद आप ब्रेक करें तो ये x कॉमन आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 3, अगर आप कॉमन करते हैं माइनस 3 आप कॉमन करें तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, और अब x माइनस 2 को आप कॉमन कर लें तो x माइनस 2 एक अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो सेकंड ब्रैकेट होगी उसमें आ जाएगा x माइनस 3। तो ये पहले वाले को मैंने किया है फैक्टराइज, जो दूसरा है उसको भी अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x, और इसके साथ आएगा माइनस 3x, और आगे इसके माइनस 6 मौजूद है। यहाँ से आप अगर x को कॉमन करते हैं तो ये x प्लस 2 होगा, और माइनस 3 को कॉमन करते हैं तो ये भी x प्लस 2 होगा। तो अब x प्लस 2 को आप कॉमन कर लें तो बाकी जो है वो x माइनस 3 बच जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है, दो मैंने मतलब दोनों से मुराद मेरी ये है कि जो दोनों इन हमें गिवन थी फैक्टर्स, ये वाले ये एक्सप्रेशंस, इन दोनों एक्सप्रेशंस में जो हमने इसको फैक्टराइज किया तो दो ब्रैकेट्स आ गई। इन दो ब्रैकेट्स में कॉमन क्या चीज़ है? x माइनस 3 इसमें कॉमन है, तो x माइनस 3 जब दोनों में कॉमन है तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यही मतलब है कि जो मैक्सिमम कॉमन लिया जा सके, वो यहाँ पे x माइनस 3 है, तो इसका रिजल्ट बनता है अल्फा ऑप्शन x माइनस 3। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इफ an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, फिफ्थ टर्म इज, इसकी पांचवी टर्म फाइंड करनी है। तो an आपको गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने n की जगह सिर्फ 5 पुट करना है तो ये a5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप पुट करें इसमें a5 n की जगह पे, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 5 आ जाएगा, और प्लस 5 है, 20 और 45 बनता है ये इसका रिजल्ट है, चार्ली ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ द फ्रैक्शन a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन n इक्वल्स टू विच ऑप्शन। तो अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है। ये 3 क्वेश्चन थे इस तरह के एफएससी में चैप्टर नंबर 6 में, एक अरिथमेटिक मीन का, एक ज्योमेट्रिक मीन का, और एक हार्मोनिक मीन का। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे एफएससी में। अब एंटीडस में ये एक एमसीक्यू की तरह से आए हैं, तो आपको इसका शॉर्टकट पता होना चाहिए। यकीनन आप लॉन्ग क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे होंगे। तो उसका शॉर्ट मेथड ये होता है कि जो सबसे छोटी पावर है इसमें वेरिएबल की, वो नीचे है, इस पावर को आप रखेंगे 0 के इक्वल। जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे n को, तो उससे छोटी पावर उसमें इस क्वेश्चन में उसने n दिया हुआ है ना, ऐसा पॉसिबल है कि ऊपर n प्लस 2 कर देता पावर को, और नीचे वाली जो पावर है उसे n प्लस 1 कर देता। तो फिर भी आप जो छोटी पावर है n प्लस 1 उसे 0 के बराबर करते, और वहां से जो n की वैल्यू आती उसे आप ऑप्शंस में देखते। यहाँ पे छोटी पावर ऑलरेडी सिंगल n ही है, तो आपने 0 के इक्वल रखना है, तो रिजल्ट उसका 0 आ जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल आप वैसे रख के देखिएगा इस फ्रैक्शन के अंदर, तो ये बनेगा a पावर 1 प्लस b पावर 1 ओवर a पावर 0 प्लस b पावर 0, जो कि 1 1 आते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b ओवर 2। तो a प्लस b ओवर 2 क्लियरली है अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, लिहाजा n इज इक्वल टू 0 ही इसका राइट ऑप्शन है। अब अगर यही बात ज्योमेट्रिक मीन के लिए आती है तो आपने n इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रखना है, छोटी पावर को 1 ओवर 2 रखना है। और अगर हार्मोनिक मीन के लिए आती है तो आपने n इज इक्वल टू -1 रखना है, यानी जो भी छोटी पावर है उसे आपने 1/2 के इक्वल रखना है ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चन में, और हार्मोनिक मीन वाले में आपने इस छोटी पावर को n इज इक्वल टू यानी छोटी पावर को -1 के इक्वल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से है, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो गैमा इज कन्वर्जेंट इज। कन्वर्जेंट का मतलब यही है कि जहां पे वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का रिजल्ट हम हासिल कर सकें, सम फाइंड कर सकें। तो आपने एक कंडीशन पढ़ी थी s इन्फिनिटी के लिए। s इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा था a1 ओवर 1 माइनस r, और इसमें r पे कंडीशन क्या थी कि r का जो मॉड है
वो मस्ट बी लेस देन 1 होना चाहिए। यानी अगर आर मॉड लेस देन 1 होगा तो ये सम पॉसिबल है, वरना ये सम पॉसिबल नहीं। और ये वाला जुमला इसी तरह लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंट का वर्ड यूज़ किया गया है। तो कन्वर्जेंट का भी मीनिंग यही होता है कि सम उस इनफाइनाइट सीक्वेंस का या सीरीज़ का अगर फाइंड किया जा सकता है तो उसको हम कह देते हैं कि वो कन्वर्जेंट है। तो कंडीशन तो वही रहेगी, अल्फाज सिर्फ चेंज हुए हैं, लिहाजा आर मॉड लेस देन 1 इसका रिजल्ट होगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 36, 3 dice are rolled simultaneously, then total number of elements in sample space are। तो sample space में कितने elements होंगे, हमने 3 dice को रोल किया। जो dice है उसकी जो बेसिक वैल्यू होती है वो 6 है, उसमें बेसिक ऑप्शन 6 है। जितनी बार उसे रोल करेंगे वो उसकी पावर में लिख देंगे। तो 6 पावर 3 है ये, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आता है 216। तो ये इसका रिजल्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन एंगल दैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड। दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, बिल्कुल इस तरह से ये इंटरसेक्शन है, तो जो यहाँ वाले एंगल हैं जो आपस में अपोजिट हैं, इनको क्या कहेंगे? ये वर्टिकल एंगल्स हैं, इनका वर्टेक्स सेम है तो वर्टिकल एंगल है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हुआ है, जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जो सी ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव एंगल्स, रिफ्लेक्टिव एंगल्स इस तरह से हैं जैसे रिफ्लेक्स एंगल होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है और 180 इस पे एंगल्स होते हैं ना, इस तरफ को 0 है, उस तरफ 180 है, तो 0 और 180, जो 180 से ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तो ये जो एंगल होगा इधर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंगल 180 से ग्रेटर एंगल है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव एंगल है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव एंगल, तो हम एक एंगल बनाते हैं, इस एंगल का ये एक एंगल है, कोई भी एक एंगल है, इस एंगल का रिफ्लेक्टिव एंगल कौन सा होगा? जो सर्कल को कंप्लीट करने वाला बाकी एंगल बच जाता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है, अगर ऊपर वाला गिवन होगा तो उसका रिफ्लेक्टिव नीचे वाला होगा। एक सर्कल कंप्लीट करने में एक एंगल जो बाकी बच गया वो दूसरा एंगल रिफ्लेक्टिव है। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है जिनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स। तो इसमें इस केस में हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बनती है, वर्टिकल एंगल्स। तो इसका राइट आंसर है ए, वर्टिकल एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंग्रेंट देन द ट्राइंगल इज। कंग्रेंट ट्राइंगल, दो साइड्स जिसकी कंग्रेंट होती हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ए ऑप्शन में है यही इसका राइट आंसर है। और जो बी ऑप्शन में है इक्विलेटरल, इसका मतलब है जिसकी तीन साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और जो सी ऑप्शन है इसमें लिखा है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और जिसमें कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होता उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑब्लीक ट्राइंगल। ठीक है। और जो डी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे एंगल्स एक्यूट एंगल हों, यानी 90 से लेस एंगल हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दो साइड्स इक्वल वाली ट्राइंगल, वो है आइसोसेलेस, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th डेरिवेटिव ऑफ 11 e पावर माइनस एक्स। 11th डेरिवेटिव फाइंड करना है तो 11 तो उसका कोफिशिएंट है, ये तो एज इट इज रहेगा। e पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e पावर x ही होता है। जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं e पावर x का तो वो तो वही रहता है e पावर x, लेकिन यहाँ पे e की पावर माइनस x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e पावर माइनस x फिर से एज इट इज रहेगा, लेकिन आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में नेगेटिव रिजल्ट आ गया इसका, माइनस e पावर माइनस एक्स। 11 तो उसके साथ ही रहेगा, मतलब सी या डी ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है, ए और बी तो हो नहीं सकता, 11 ने कहाँ जाना है। तो उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव जब हमने करना है तो फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव होगा, तो पावर में फिर एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। थर्ड डेरिवेटिव अगेन तीसरा माइनस आने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव फिर पॉजिटिव। इसका मतलब है जो इवन पोजीशन वाले डेरिवेटिव्स हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, ऑड पोजीशन वाले डेरिवेटिव्स नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ उसने 11 पूछा जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर्स पे जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। 11 उसका कोफिशिएंट है वो एज इट इज ही रहेगा, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0b। 0b पे लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। इसमें कोई भी लाइन है जो कि वाई एक्सिस को 0b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइन हो सकती है। तो मैं ऐसे एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर उसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट उसने दिया हुआ है कि ये 0b है, यानी x यहाँ पे 0 है और y जो है वो यहाँ पे b है। तो ऑप्शन कौन सी होगी? जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये 0b में से उसने b पूछा तो इसका वाई इंटरसेप्ट b होगा, ठीक है। और यही वाली लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो उसका x इंटरसेप्ट होता है। ये x इंटरसेप्ट हो गया, नीचे वाला जो ऊपर वाला है वो y इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप और ग्रेडियंट आप पहले से जानते हैं कि स्लोप कोई पॉइंट किसी वैल्यू का नाम इस तरह से नहीं आ सकता। तो नन ऑफ दीज, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पे 21 क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो पायास में 2020 में आए होंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पायास में 2020 में जो टेस्ट हुआ था वो सिंगल पेज टेस्ट नहीं था, बल्कि काफ़ी सारे लोगों के टेस्ट अलग अलग थे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इनमें से एक लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है, इफ़ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 0। अगर सर्कल का रेडियस 0 है देन दिस रिप्रेजेंट्स। रेडियस 0 होगा तो सर्कल क्या होगा? कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ऐसे सर्कल होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, उन सारे सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो ये तो नहीं है, इन सब के रेडियाई डिफरेंट होते हैं। यहाँ उसने कहा हुआ है कि जिसका रेडियस 0 होगा। तो 0 रेडियस होगा तो क्या वो ओरिजिन पे होगा? ये भी ज़रूरी नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो 0 रेडियस जो होता है उसकी वजह से सर्कल एक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसका रेडियस तो है ही नहीं। पॉइंट से यानी सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस ही 0 हो गया। इसका मतलब है सर्कमफेरेंस और सेंटर असल में एक ही जगह पे हैं और वो सिंगल पॉइंट ही हो सकता है, और वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। लाजमी नहीं कि वो ओरिजिन हो, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा एनी पॉइंट। डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी भी लिखा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ ओरिजिन भी हो और एनी पॉइंट भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, यानी सिंगल पॉइंट ही बनता है जब भी रेडियस इसका 0 के बराबर आता है। तो ये थे तमाम क्वेश्चंस पायास 2020 के। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 2022 के क्वेश्चंस होंगे, वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपका देखने का, वीडियो को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।